वेलकम गाइस, वेलकम टू लिली चैनल। तो गाइस मेरा मेरा नाम जो है वो रागिनी सिंह है और हम आज सीटेट का फर्स्ट यानी प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी इन द सेंस कि जो 1 से 5 तक का जो एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया है सीटेट का, उस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे एनालाइज करेंगे। मैं भी आप ही की तरह हूँ और आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और मैंने 2021 में जो क्वेश्चन पेपर मैंने एग्ज़ाम जो दिया था उस चीज़ का मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी। और यहाँ पे हम ये चीज़ समझेंगे कि सीटेट जो 2021 में हुआ था वो कैसा क्वेश्चन पेपर था, किस अकॉर्डिंग आया। ये फ्रेशर के लिए है और जिन्होंने ये एग्ज़ाम दे दिया है उनको भी हेल्प करेगा। बिकॉज अगर किसी भी वजह से आप लोग का एग्ज़ाम नहीं निकल पाया है, मेरा तो खैर रैंक जो है एग्ज़ाम जो था हुआ था ठीक ठाक हुआ था, बट नंबर बहुत कम है, 82 हैं फर्स्ट वाले में। तो इस वजह से मुझे इस चीज़ का थोड़ा है प्रॉब्लम कि कम आया है, बट मैं इस चीज़ को एनालाइज़ करूँगी और हो सकता है आने वाले समय में जो 2022 में एग्ज़ाम होगा उसमें और अच्छा नंबर लाऊँ। तो बस यही है और यहाँ पे जो पेपर है उसको फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सबसे पहला जो हमारा है वो है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ठीक है, ये डेवलपमेंट साइकोलॉजी जहाँ पे हम सबको पता है कि 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। इसमें 30 प्रश्न होते हैं। तो जो पहला प्रश्न था वो ये था कि बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गाइस ये कह रहा है डियर फ्रेंड कि बच्चे क्या होते हैं, अक्सर विभिन्न यानी जो उनकी संकल्पनाएं होती हैं, इमेजिनेशन होती हैं, के बारे में वो वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियाँ जो कन्फ्यूजन्स होते हैं उन्हें गठित कर लेते हैं। इन संदर्भ में कौन सा सही नहीं है यहाँ पे पूछा है। तो कौन सा सही नहीं है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक अध्यापिका को निश्चित रूप से, ये यहाँ पे देखो आप, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर और गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ये तो सरासर नेगेटिव बोल रहा है। ये नेगेटिव नहीं बोल रहा है, ये पॉजिटिव बोल रहा है। हमको नेगेटिव क्या सही नहीं है वो चीज़ ढूंढना है, ये यहाँ पे बोला है। ठीक है, अब पे यार ये क्या हो गया, फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ इस वजह से। और इसमें जो सेकंड है कि एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पना और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। भाई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्हें वो इमेजिन के थ्रू ही तो समझते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू। अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसे इमेजिन करवाते हैं, उसे कहीं ना कहीं इमेजिन करता है तो वो और इंटरेस्ट लेने लगता है पढ़ाई में। तो यहाँ पे तो ये चीज़ गलत बोल रहा है कि हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर नेगेटिव ही ढूंढना है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव है वही सही है। बाकी के 2 में देखिए पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन सेकेंड वाले में नेगेटिव दिख रहा है, तो हमारा यही आंसर सही होगा। ओके, देखिए मेरा यहाँ पे दे रहा है ना कि ये वाला सही है, मेरा ये यहाँ पे दे रहा है, ये इसमें मुझे 1 पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब देखिए लेव वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया। तो जाहिर सी बात है, लेव वाइगोस्की जो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि अगर बच्चा खुद से बात कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, निजी संवाद बोलेंगे, यानी प्राइवेट कम्युनिकेशन, यानी खुद से वो बात कर रहा है तो हम उसे निजी संवाद ही बोलेंगे। ठीक है, आपका आंसर जो होगा सेकंड होगा। यहाँ पे मुझे 1 नंबर मिल गया, यानी ये मेरा सही है। इजी बहुत है बस, इजी डियर, इजी बहुत है। बस हमें क्या करना होता है कि अपने दिमाग को स्थिर रखना होता है और तब हम एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं तो हमारा बहुत हद तक सही क्वेश्चन। बहुत टफ़ नहीं है, सीटेट निकालना बहुत टफ़ नहीं है। टफ़ ये चीज़ है कि हम उसको बोल बोल के मुश्किल बना देते हैं। सीटेट इजी है, अगर आप ध्यान से अगर पढ़ो ना तो बहुत इजी है और आप दे सकते हो एग्ज़ाम। और मेरा दावा है कि आप निकाल भी सकते हो महज 60 दिन के अंदर। बहुत इसमें प्रिपरेशन नहीं मांगी जाती, बिकॉज इसमें नेगेटिव बस टीचर का क्या नज़रिया होना चाहिए।
वो कैसे हैंडल करेगा सिचुएशन अगर ऐसे हो जाता है, अगर इस टाइप का अगर कुछ होता है तो कैसे हैंडल करेगा। बस ये यहाँ पे मेन मोटिव यही रहता है कि वो हैंडल कैसे करेगा, उस चीज़ को यहाँ पे परखा जाता है सीटेट के एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड जो है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, इसका आंसर सही होना चाहिए दंड और आज्ञा पालन। आंसर ये सही है, बट मैंने क्या ही लगा दिया, आंसर फर्स्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरा गलत हो गया। इट्स ओके गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें की भावना उत्पन्न होती, कैसी उत्पन्न होती। अगर वो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई बच्चा है और वो अपने कार्य की सफलता को, अगर वो किसी चीज़ में कुछ कर ले रहा है, मान लो अगर कोई होता नहीं कि बच्चे कुछ बिगाड़ने के बाद सीखते हैं, जैसे गाड़ी अगर वो अगर उनके अंदर, बच्चों के अंदर क्या होता है, क्यूरियोसिटी बहुत होती है, हाई लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की क्यूरियोसिटी होती है। जब तक उसको तोड़ने गाड़ी वाड़ी उनको दिया जाए तो तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, उससे कुछ ना कुछ मतलब सीखते रहेंगे। अगर बना लेते हैं तो उनमें खुद के लिए एक गर्व होता है। तो आंसर नंबर सेकंड हमारा सही होगा। ठीक है, 4 का सेकंड मुझे 1 नंबर इसमें मिला है। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे डियर हम 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के, उसके बाद 30 क्वेश्चंस हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग को इरिटेशन होने लगेगी, तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के मैं आज डिस्कस करूँगी, देन 30 क्वेश्चन अगले, जो साइकोलॉजी के बाद जो आपका अगला क्वेश्चन पे आएगा 30 क्वेश्चन, यानी कि आपका हिंदी होगा, वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार की टेंशन मत लेना। इवन मैं फ्रेशर को भी बोल रही हूँ, और जो एकदम न्यू है, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन कैसे क्वेश्चन पेपर हुआ था, कैसे आंसर आएगा, तो मैं बस उन्हीं लोग के ऊपर फोकस करके यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है। किस चीज़ पे आधारित है गाइस? तो इसका आंसर है सामाजिक, यानी सोशल पे। लेव वाइगोस्की जो थे वो सोशली कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फोकस करते थे, तो ये इसका आंसर, राइट आंसर यहाँ पे ये सेकंड होगा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम सोशल कंस्ट्रक्शन अप्रोच के अनुसार, इंग्लिश में भी बता रही हूँ, के अनुसार छात्रों के पढ़ने का सुसाध्य करता है। सलमा विद्यार्थी को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कृत करती है। वो कितना टॉफ़ी देगी? अगर वो इतने सारे बच्चे होंगे, वो हर रोज़ अगर वो सही आंसर दे रहे हैं तो वो टॉफ़ी दे के उनको मोटिवेट इतना नहीं कर पाएगी कि हर रोज़ वो टॉफ़ी दे। ठीक है, द सेकेंड इज़ कि परामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्या करने के लिए कहती है। तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई बच्चा पढ़ ले रहा है तो उसको टाइम वो ज़्यादा दे रही है, उसको बोल रही है कि भाई हम तुमको बोल रही है स्टूडेंट को कि बच्चा हम तुम्हें और मतलब इस पे और डिस्कस करेंगे। वो और क्या करेगा, इमेजिन करेगा उस चीज़ को कि मैम हमें बोलिए कि हम पढ़ रहे हैं, तो हमें मोटिवेट भी कर रही हैं कहीं ना कहीं, और उस चीज़ पे वो फोकस होगा, तो जाहिर सी बात है कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। थर्ड है कि अंधुरति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। वो क्या करती है, इस्तेमाल किस चीज़ पे देती है कि संदर्भ संबंधित संकेत पर के इस्तेमाल पर बल देती है। जब वो नए शब्द सिखाती है ना, तो क्या करती है कि वो कुछ ना कुछ नए शब्दों के लिए वो संकेत देती है। जैसे अगर उसे ताजमहल के बारे में बता रही है तो ताजमहल के लिए वो संकेत दे रही है कि वो कहाँ पे है, आगरा में है, ये सब। तो उससे क्या होगा कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होगा ना। तो अगर इन सब चीज़ों के लिए वो उत्सुक कर रही है और शब्द जल्दी वो सीख लेंगे, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो फोर्थ देखेंगे कि रेखा अपने विद्यार्थियों को नए शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। 5 बार हम लिखा रहे हैं कि चीज़ को, तो बच्चा इरिटेट हो जाएगा, वो नहीं फिर ध्यान देगा, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है,
7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? राष्ट्रीय यानी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020, उसमें निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? कौन सा कथन प्रस्तावित है? द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है, बिल्कुल गलत है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, बहुत गलत है, नेगेटिव है पूरा टोटली। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने की प्रोत्साहित करना चाहिए, गलत है भाई। अगर वो कहीं यूपी में रह रहा है तो उसको फर्स्ट लैंग्वेज अगर इंग्लिश सिखा रहे हैं तो वो तो गलत ही हुआ, उसे समझ ही नहीं आएगा, तो फर्स्ट लैंग्वेज उसको हिंदी सिखाना पड़ेगा। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, ये सही राइट आंसर 4 है हमारा। 4 में कहा जा रहा है कि बच्चा क्या है, बहुभाषी, बहुत सारी भाषाओं को सीखने के लिए संज्ञानात्मक उसको लाभ होगा, तो ये सही आंसर है। समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीय कारक है। समाजीकरण का पहला जाहिर सी बात है उसकी फैमिली है बच्चे की। दूसरा है प्राथमिक और समाजीकरण द्वितीय कारक विद्यालय, तो थर्ड ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बाकी विद्यालय मीडिया पहले में हो ही नहीं सकता। सोशलाइजेशन सबसे पहले फैमिली में ही होता है, देन उसके बाद हम स्कूल बच्चे को भेजते हैं, तो उसका डेवलप जो होता है वो विद्यालय में होता है, तो राइट आंसर इज थर्ड। जेंडर भूमिका है, क्या है जेंडर भूमिका? जन्मजात व्यवहार है जेंडर भूमिका, आनुवंशिक निर्धारित है, जैविक संरचना है, अधिग्रहित व्यवहार है। तो राइट आंसर क्या है? 4 है, अधिग्रहित व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? सार्थक अधिगम को क्या करेगा? सुसाध्य, अच्छा बनाएगा। सो मतलब उसके बराबर, साध्य, सही। शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना बहुत नेगेटिव है। रट्टा मारकर सीखने को प्रोत्साहित करना, ये तो बहुत ही नेगेटिव है। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, ये भी गलत है। लाइन बाय लाइन हम सिखा रहे हैं, ये भी बहुत गलत है। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, एक अगर प्रॉब्लम हम बच्चे को दे रहे हैं और विभिन्न तरीके से उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं सोचने के लिए, तो उससे अच्छा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। वो बहुत सही आंसर है, क्योंकि हम उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चे को जहाँ प्रोत्साहित कर रहे हैं वो पॉजिटिव चीज़ ही यहाँ पे देखी जाती है। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने के पहले मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? कौन तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन मदद करेगा? कौन सा विविध छात्रों कौन सी विविध छात्रों के उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? तो राइट आंसर इज फर्स्ट और सेकंड। मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, ये सही होगा, और आपका सेकंड वाला, द राइट आंसर इज सेकंड। आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है, यानी मैच्योरिटी उसके अंदर अगर बच्चे के अंदर आती है तो वो क्या आनुवांशिक विन्यास कहलाएगी, सेकंड, द राइट आंसर इज। जीन प्याजे के सिद्धांत में, जीन प्याजे की थियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बहुत पूछा जाता है साइकोलॉजी में, जीन प्याजे के बारे में और वाइगॉट्स की, ये लोग मतलब मस्ट है, इन लोग को पढ़ लो थ्योरी, तो आपका 3 से 4 या 5 से 6 क्वेश्चन फंसना ही फंसना है इनकी थ्योरी से, ठीक है। जीन प्याजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता यानी जो एक सिस्टमैटिक वे आता है, किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो चिंतन का वर्णात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है कि भाई हम जैसे आपको कहानी सुनाएं, अगर किसी बच्चे को हम स्टोरी सुना रहे हैं तो हम उससे बोल रहे हैं कि लाइन वाइज लाइन हमें तुम रिपीट करके वही चीज़ हमको बताओ, तो लाइन वाइज लाइन रटवाना ही कितना गलत होगा, लाइन वाइज लाइन सही नहीं होगा, क्योंकि बच्चा उसमें सोच ही नहीं पाएगा और लाइन वाइज लाइन वो बता ही नहीं पाएगा, तो गलत है। दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, ये भी गलत है। स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान की स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थान की मानचित्रण करने की क्षमता, तो गलत ही है, जहाँ रह रहा है वहाँ का मानचित्रण करें। वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, ये कर सकता है बच्चा, ये बहुत अच्छा ही आंसर है। तो फोर्थ इज राइट आंसर। मैंने देखो थर्ड लगाया था बट थर्ड गलत है। थर्ड इसलिए मैंने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू लगाया, बिकॉज मुझे उस समय लग रहा था ना कि अगर मैं थर्ड लगाती हूँ तो विद्यालय अगर वो स्थानांतरीकरण कर रहा है मानचित्रण पे, तो उसको
उसको उसमें वो सोचेगा, इमेजिन करेगा और उस चीज़ को वो करेगा, बट ये वाला आंसर गलत है। द राइट आंसर इज यार वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। सही आपका ये होगा। अब आपका 14 क्वेश्चन पूछ रहा है, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। शिक्षक को अधिगमकर्ता की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। कौन सा सही होना चाहिए? दोनों, या फिर आर सही है और आर की सही व्याख्या करता है ए और आर। ए सही है लेकिन आर गलत है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड सही है, बिकॉज ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? किसी बच्चे को अगर हम सिखा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। ये राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। एकदम सही है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, बिल्कुल होती है, गलत है। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है, बहुत गलत है। इन्वायरमेंट भी, उसका भी रोल होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है, गलत है। द राइट आंसर इज हियर फर्स्ट। एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। शब्दों के बीच वो गैप नहीं कर पा रही है, तो क्या होगा? लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा कर रहा है? तो कहीं ना कहीं उससे ये हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा, पठन वैकल्प में नहीं होगा, थर्ड होगा आलेख यानी लिखने से संबंधित उसको डिसऑर्डर है। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुसंवेदनशील उपागम को प्रोत्साहित करना चाहिए, सही आंसर होगा। यह अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? क्या बोला है? सेंटर से होता है हेड की तरफ, हेड टू टो विकास होता है, तो राइट आंसर फोर्थ सही होगा। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार से निकालते हैं? कैसे निकालते हैं भाई? क्या होना चाहिए? आप लोग क्या समझते हो क्या होना चाहिए सही? छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्टिव ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या तो फिर खेल के द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठी में वयस्कों सहभागिता द्वारा। मैंने फोर्थ किया था, बट फोर्थ इज नॉट। चारों सही है, चारों आंसर इसमें सही है, चारों होना चाहिए। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, या फिर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, निष्क्रिय रटन पद्धति के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इन तीनों में से सबसे सही यही दिख रहा है, तो यही सही है। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए, या फिर मानकीकृत पद्धति और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, या फिर पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पुनर्स्मरण पर बल देना चाहिए। सब गलत है, सही आंसर आपका पहला है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र
को इसके अनुसार रूपांतरित करना, ये सबसे सही आंसर है बेटा, यही आंसर आपका सही होगा। 24 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, अभिसारी चिंतन, सोच में केंद्रीकरण। अपसारी चिंतन सही है। भाई बच्चे को भी तो टाइम दो अपने बारे में सोचने का। एक प्रगतिशील कक्षा की, देखो अभिसारी अपसारी में भी अंतर है, ठीक है। अब तुम लोग अपसारी और अभिसारी में कुछ कंफ्यूजन मत पा लेना। अभिसारी जो होता है यहाँ पे डियर, अभिसारी का मतलब होता है कि वो एक ही जगह एक ही चीज़ को सोचे। अपसारी होता है वो बहुत सारी चीज़ों को एक ही बार में सोचे। सृजनात्मकता कब बढ़ेगी? जब वो कई एक ही प्रॉब्लम तो उसके पास एक है, लेकिन वो सोच कैसे रहा है, बहुत सारी उसका रिजल्ट्स निकाल रहा है, वो इमेजिनेशन के थ्रू बहुत सारी उसके आंसर्स बता रहा है, तो वो अपसारी होगा। वो हर चीज़ को लेके चल रहा है। अभिसारी सिर्फ एक ही चीज़ में फोकस है कि इसका आंसर यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो ये अभिसारी अपसारी में यही डिफरेंस है। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? पुरस्कार और दंड का प्रयोग करना, योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, सहयोगितापूर्ण अधिगम। द राइट आंसर इज हियर सहयोगितापूर्ण अधिगम होगा इसका सही आंसर। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए, बहुत गलत। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए, अरे वाह, इससे तो बच्चे अंग्रेज बन जाएंगे फिर। जस्ट किडिंग, ये यहाँ पे बोल रहा है कि अगर सिर्फ सरकारी स्कूल में सिर्फ अंग्रेजी भाषा ही सिखाई जाए, केवल अंग्रेजी भाषा, ये तो गलत होगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS जो आ रहे हैं का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, ये सही आंसर है। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? बिहेवियर, ऑफ कोर्स। द राइट आंसर इज फर्स्ट। एक अध्यापिका बच्चों को फ़ोन नंबर रटने के लिए फ़ोन नंबर के 10 डिजिट को 3 से 4 अंकों को समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई रणनीति कहलाती क्या? खंडीकरण, क्योंकि वो खंड में बता रही है, उसको बांट दिए। कॉमन है यार। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? अंतरा, व्यक्तित्व, बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा कर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो वो सेंटर लेवल में, केंद्र में है वो। सही आंसर ये हुआ। थैंक यू गाइस। अब बाकी का क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है, तो मैथमेटिक्स का मैं कल यानी कि अगले मैं वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। और यहाँ तक आज मैं तीसरी क्वेश्चन को यहाँ पे अडॉप्ट की हूँ और यहाँ पे उसका मैंने आपको उसको एनालाइज करके मैंने बताया है। और जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताइए, कमेंट सेक्शन में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा डियर, और शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए। सीटेट से रिलेटेड कुछ भी अगर आता है न्यू इन्फॉर्मेशन, या 2022 में कुछ भी एक नया कोई एप्लीकेशन आता है इससे रिलेटेड की कुछ फॉर्म से रिलेटेड, तो मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊँगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू।